डुमरांव में है। बक्सर ज़िले का ही एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ चाय पीते पीते हमें रात हो गई है। वैसे तो चाय को सुबह से जोड़ते हैं, लेकिन जब चुनाव का मौसम हो तो चाय रात में भी चलता है। वैसे भी चुनाव तो शादी ब्याह की तरह होता है, इसमें कहाँ देर और कहाँ सबेर। चाय पीते पीते हम डुमरांव की जनता के बीच में आ चुके हैं। चूँकि यहाँ पे चाय उबल रही है और बिहार में सियासत भी उबल रही है, तो चाय पीते पीते ही लोगों से पूछते हैं भाई कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में माहौल क्या है, क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? जनसुराज की। जनसुराज, अरे खाता ही खुल गया जनसुराज से। बिहार में जनसुराज की सरकार क्यों बने, बस 2 वजह मुझे बता दीजिए। यहाँ पे रोजी है ना, रोजगार है ना, उद्योग है, सब लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, कुछ है ही नहीं बिहार में। आपको लगता है प्रशांत किशोर सब कुछ दे देंगे? एकदम देंगे। लेकिन अभी मैं बक्सर में कुछ लोगों से बात कर रहा था और डुमरांव में भी रास्ते में आते आते बात कर रहा था। लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए नए केजरीवाल साबित होंगे। एकदम नहीं। श्योर है? श्योर हैं, विकास पुरुष हैं। विकास पुरुष है, कह रहे हैं प्रशांत किशोर विकास पुरुष है। ये भोकाल पुरुष है। क्या है? भोकाल भोकाल बोलने वाला, झूठा बोलने वाला। थोड़ा सा जगह दीजिए। क्या झूठ बोला है प्रशांत किशोर ने? अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, ये केजरीवाल का सेकंड भाई है। प्रशांत किशोर को आप झूठा बोल रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल के भाई साबित होंगे। छोटे भाई हैं। तो ये बताइए, अगर किसी को बिना मौका दिए क्या ये बात बोलना सही है? प्रशांत किशोर को अभी मौका तो नहीं मिला है ना? क्या मौका तो नहीं मिला है ना? राजनीतिक आदमी है, एक व्यवसायी आदमी है, राजनीतिक आदमी नहीं है। कह रहे हैं व्यवसायी आदमी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जनसुराज रणनीति करता है ना, नेता नहीं है लेकिन नेता बन जाएगा, धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। क्या लग रहा है इस बार क्या असर? इस बार उनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा, वोट आएगा नहीं, जीतेंगे नहीं, इस बार नेता बन जाए, नेता बनेंगे। सरकार नहीं बने। नहीं, सरकार उनका 10 सीट भी नहीं आएगा, उनका 10 सीट भी नहीं आएगा। सरकार नहीं बन पाएगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और इस बार उनका अखाड़ा जो मैदान जो है क्षेत्र जो तैयार हो जाएगा अगले चुनाव के लिए। सीएम किसको चाह रहे हैं? सीएम तो एनडीए बनाए जिसको सीएम हम लोग चाहेंगे। आपकी भी कोई पसंद होगी ना कि नहीं बिहार में यही सीएम? बिल्कुल बिल्कुल है एनडीए के सीएम होना चाहिए। आपको सिर्फ एनडीए की सरकार से मतलब है, सीएम कोई भी हो? जी, आप बोलिए। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो यहाँ बीजेपी की होनी चाहिए। अगर बहुमत आ जाए तो बीजेपी को सरकार बनानी। बहुमत तो जिसकी आएगी उसकी सरकार बनेगी। आप किसकी चाहते हैं? बीजेपी की। और डुमरांव में मुद्दा क्या होना चाहिए? मैं बस 2 लाइन में बता। कुछ नहीं है डुमरांव में, उद्योग धंधा नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, राजशाही है, लोकतंत्र का कोई मतलब। कुछ युवा खड़े हैं, उनसे पूछते हैं, कह रहे हैं कि डुमरांव का क्या मुद्दा होना चाहिए? डुमरांव का मेन मुद्दा होना चाहिए रोड, क्योंकि मैं जितने बार आता हूँ स्टार्टिंग की रोड देखता हूँ बहुत ख़राब रहती है। और मैं बेसिकली बचपन से बाहर रहा हूँ, लेकिन जब भी विज़िट करता हूँ तो पहले जब लालू का राज था, लालू जी का जब राज था, लालू के राज में तो तुम्हें होश भी नहीं हो गया। इतना आइडिया तो था ना रोड कैसा था। जब रोड से झूलते हुए जाते थे, नीतीश सरकार आई, उसने रोड काफ़ी अच्छे बनाए। अब दोबारा कई सालों, ऑलमोस्ट 15-16 साल बाद रोड ख़राब हुआ, तो उसको मैं ख़राब नहीं कह सकता क्योंकि रोड टूटता रहता है। एक बार दोबारा हम बीजेपी को ही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि देखो रोजगार की बात रही, मेन मैं बाहर काम करता हूँ दिल्ली में। यार तुम बाहर काम करते हो, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है। तुम संतुष्ट हो बाहर काम करके? मैं संतुष्ट हूँ। और पलायन का मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी नहीं जाती। इंडस्ट्री जब भी लगने आती है कोई ना कोई माफिया या कोई आके रंगदारी मांगने लगता है। चाय पीते पीते बात करें। चाय पीजिए, चाय पीजिए। आप बोल रहे यही हाई स्कूल है। क्या बोल रहे? 2000 सन में बोले थे तो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, दिल्ली लुधियाना कोई नहीं जाएगा। 2005 में भी आए, बोले फैक्ट्रियाँ लगे, लुधियाना बॉम्बे कोई नहीं जाएगा। क्या फायदा? क्या 2000 में कहे थे नीतीश कुमार की फैक्ट्री लगवाएंगे, अभी तक फैक्ट्री तो नहीं लगी। देखिए फैक्ट्री लगने लायक पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, माहौल चाहिए। 2005 में गए हैं, 2000 सन में बोले हैं, यही हाई स्कूल फील्ड में। तो नवानगर में एथेनॉल की फैक्ट्री और अभी पेप्सी वाला का फैक्ट्री। तो रउआ इजा जगह देव तब नु। हाँ माने मैं आदमी के घर बनी, जे नेता खड़ा हुई सबके घर बनाई। 1 मिनट आगे आई। तेजस्वी यादव कहले बने कि जब सरकार में आई तो 3 करोड़ आदमी को रोजगार दे। पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा वहीं से लाएंगे जहाँ से करेंगे, पैसा देवे करेंगे। आप 1 मिनट माइक छोड़िए, माइक छोड़िए। अभी जो सरकार है उसको यही कह रहे हैं कि फैक्ट्री सीधे सूरत से फैक्ट्री यहाँ लाए। हमारा सुना
तेज प्रताप के संभाल रहे जे अपना परिवार के भाई के नहीं संभाल सकत वो राज्य के का। अरे हल्ला करने वाले लोगों से पूछिए, जो सुनिए जो हल्ला सुनिए जो हल्ला कर रहे हैं लोग उनसे पूछिए कि आखिर बिहार में नौकरी एग्जिस्ट कितनी करती है, आप इनसे पूछिए, और कितनी नौकरी आइए देने का वादा कर दिए हैं। अभी कल उनका है कि जितने भी जो कॉलेजेस है, जो वित्त रहित कॉलेजेस है, उनको वो गवर्नमेंट कर देंगे और उनके एम्प्लॉय को सरकारी कर्मचारी का मान्यता दे देंगे और पैसा देंगे। कहाँ से आएगा इतना पैसा? बजट कितना है बिहार का? बिहार का बजट कितना है? सिर्फ ये पूछिए कि बिहार का बजट कितना है, तथ्य पर बात हो, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। संसाधन हर कॉलेज के पास है, जितना सरकार को देना है उतना संसाधन फ्री में मिल रहा है। बिल्डिंग है, जमीन है, स्टाफ है, तब भी उस कॉलेज को नहीं दिया गया। हर कॉलेज के पास इतना संसाधन है ना कि सरकार को बहुत कम मदद करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे युवा लग रहे हो, एक बात बताओ कि वर्तमान जो तुम्हारे डुमरांव के विधायक हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए हैं उस हिसाब से कोई काम नहीं किया है। क्या वादे किए थे? यहाँ हमेशा जाम की समस्या लगी रहती है। आए दिन हमेशा जब हमारे त्योहार बर्बाद हो जाते हैं रोड के जाम के वजह से, यहाँ के व्यापारियों को समस्या होती है। हमारे लिए उन्होंने खेल के मैदान के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो खेल के मैदान को बनवा देंगे। फिर कभी कहते हैं कि हमारे बजट के बाहर है, कभी कहते हैं कि बनवा रहे हैं, कभी हम उनके पास कितनी बार जा चुके हैं, वो कभी इसके लिए मतलब हमें संतुष्ट नहीं कर पाते कि हाँ उनके जवाब से लोग संतुष्ट हो पाए। ना अभी तक बाईपास का काम कभी कुछ शुरू हुआ, ना कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं, बस चलो ठीक, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सबकी हालत खराब कर रखी है, सीधी सी बात है। किसने? जनसुराज ने सबकी हालत खराब कर रखी है। बिल्कुल, आप देखिएगा 14 ना खेलब ना खेले देव, खेलिए बिगाड़ो। देखिए शुरू से जो जाति की राजनीति किया है और पार्टी की राजनीति किया है, उसको विकास रास नहीं आएगा, उसको विकास की बातें रास नहीं आएगी। पूछिए ना लालू, आप पूछिए तो राहुल सिंह को कितने दिन से जानते हैं? पूछिए, प्रोफेसर साहब है, आप इनसे पूछिए। सर हमारे प्रोफेसर साहब है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं जनसुराज की चाहता हूँ, जो विकास की बात करेगा वो उसकी बात मैं करूंगा। कह रहे कि जनसुराज की बात करें, जनसुराज ही विकास करेगा। बिल्कुल जनसुराज ही विकास करेगा। जनसुराज ही बिल्कुल, भरोसा है, एकदम पूरा भरोसा है। सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई बिहार की जनता जनसुराज को ही क्यों चुने, कैसे भरोसा है? क्योंकि प्रशांत किशोर नए हैं, उनको नए हैं तो उनको एक मौका मिलना चाहिए। सबको मौका दे करके देख लिया। यहाँ पे कैंडिडेट कौन है आपके? शिवांग विजय सिंह। उनको क्यों चुने डुमरांव की जनता, ये बता दीजिए। आप ये पूछिए कि राहुल सिंह को क्यों चुन रहे हैं। नहीं, मैं उनसे पूछूंगा बीजेपी वालों से। जब ये बताइए, कहीं अगर जवार में प्रोजन किसी के पास होता है तो शिवांग विजय सिंह को कार्ड लेके आते हैं मतलब सर्वसुलभ है जी। ये बताइए, अगर राहुल सिंह चुनाव जीत जाएंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि डुमरांव में राहुल सिंह रहेंगे? राहुल सिंह चुनाव जीत जाएंगे तो क्या गारंटी है कि डुमरांव में रहेंगे? जन स्वराज पार्टी जीत जाएगी तो उसकी क्या गारंटी रहेंगे? वो कह रहे हैं स्थानीय विधायक। ऐसा कुछ नहीं, स्थानीय वो महाराज के गढ़ से है, मे भी वो बाहर चले जाए, ऐसा वो भी ये भी गारंटी दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बताइए। बदलाव इसलिए जरूरी है कि एक ही आदमी अगर एक बार सत्ता में रहता है तो उसको वो अपने आप को दबंग समझने लगता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। फर्स्ट बात की, अगर अजीत कुशवाहा जी हैं अभी विधायक फिलहाल में वर्तमान में हैं, भविष्य वो नहीं रहेंगे, इसलिए नहीं रहेंगे कि अभी स्थिति जाकर देखिए अनजान वर्मा। मतलब आप कह रहे हैं कि डुमरांव में बदलाव चाहिए? नहीं, खुद मोदी जी बोल रहे हो तो लोकल स्वदेशी यूज कीजिए, तो हम भी लोग डुमरांव के लिए हम लोग महाराज जी स्वदेशी हैं एक तरफ से। कुछ और लोग हैं उनसे बात। अरे भाई साहब आइए, क्या नाम है आपका? मोनू नाम है। मोनू जी, किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? सरकार बदलेगी या बिहार बदलेगा? कौन बदलेगा ये बता दीजिए ना। तेजस्वी सरकार। तेजस्वी की सरकार बदलेगी। यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे कि नहीं एनडीए और जनसुराज। वो तो वक्त बताएगा ना। अच्छा, तेजस्वी क्यों? 2 वजह बता दीजिए। विकास की ओर। हाँ, मतलब विकास के विकास कर रहे हैं ना। बहुत रीजन, आपका रीजन बताएंगे तो सुबह से सांझ हो जाएगा। 2 बता दे, बस 2 मुझे, 2 बस 2। क्या बहुत आप बोलने दीजिए। अरे चारा घोटाला है तो सहारा घोटाला कौन है? फिर चांदा चोर कौन घोटाला कौन है? रुकिए 17,000 करोड़ का घोटाला चोर कौन है? फिर वोट चोर कौन है? फिर वोट चोर है, बताइए कौन वोट चोर कौन, बताइए हमको। रुकिए फिर वोट चोर कौन है? 2005 से इस देश का स्थिति, इस बिहार की स्थिति क्या था? चोरी था, अपहरण था। जब चारा चोर है तो सहारा चोर कौन है? अरे वोट चोर कौन है हमको तो बताइए। चांदा चोर कौन है?
हाँ 170 का कौन जो उच्चर कौन है बता रहे? अरे भैया एक सवाल मेरा है। ना चारा चोर ना सहारा चोर, ये इस बार प्रशांत किशोर चारा चोर है। विकास, ये हुआ ना बात, विकास की ओर कोई भी विकास क्या प्रशांत किशोर नीतीश से अब 20-25 बहुत पलट गए नहीं, विकास की ओर। यही वर्तमान के लोकतंत्र का चाल चरित्र है। अपनी अपनी पार्टी के लिए सब लोग लड़ते हैं, अपने विकास के लिए कोई नहीं लड़ता है कि कोई भी विकास करे। रेप करेंगे, अपहरण करेंगे, यही तो होता है। तो डुमराव की ये जनता है, ये डुमराव की जनता है जो काफ़ी उत्साहित हो गई और उत्तेजित भी हो गई है। तो इस डिबेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और अब आप फैसला कर लीजिए कि बिहार में कितना कन्फ्यूजन है। इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प है, किसी एक की सरकार बनेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। इस डिबेट से आपको समझ में आ गया। चुनावी चाय की यात्रा में सबसे पहले हमने डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता से सवाल किया और जाना कि उनका मिजाज क्या है। उसके बाद अब हम इस अगले दौर में पहुंच चुके हैं प्रत्याशियों के पास। सबसे पहले प्रत्याशी जो हमारे साथ बैठे हैं वो जनसुराज के प्रत्याशी हैं। चाय रखी हुई है, बगल में प्रत्याशी हैं जनसुराज के शिवांग विजय जी, और इनके परिवार की एक लेगेसी रही है डुमरांव में, और उस लेगेसी को अब ये सियासी लेगेसी में तब्दील करना चाहते हैं। तो पहला सवाल यही होगा कि सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। आप एक लेगेसी रही है जो आपके परिवार की, तो चुनौती क्या होती है ना कि आम जनता ये सोचती है कि अरे ये तो महाराजा के परिवार के हैं, ये तो बड़े लोग हैं। तो क्या ये जो डुमरांव का गोला बाजार का ठेला लगाने वाला आदमी है वो भी ये मानता है कि नहीं भाई शिवांग विजय मेरे लिए भी उतने ही मेरे भी पहुंच में है? सबसे पहले ये एक नोशन बना के रखा है लोगों ने कि हम पहुंच से बाहर हैं, लेकिन जो असलियत है, जो धरातल में आप बाहर लोगों से भी पूछिएगा, हम हमेशा इजीली अवेलेबल है और हर जगह जहां लोगों की ज़रूरत पड़ती है हम वहां पहुंचते हैं और हमेशा समाज के बीच में ही रहते हैं। अच्छा, मतलब लोगों के लिए आप आसानी से अवेलेबल है, हर समाज के हर तबके के व्यक्ति के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा बक्सर में मैंने चुनाव कवर किया, उसके बाद डुमरांव आया और शाहपुर में भी मैंने देखा। इस बार जितनी भी पार्टियां युवाओं पे जोर लगा रही हैं, दांव खेल रही हैं, आप भी युवा हैं, आपके जो विरोध में खड़े हैं वो भी युवा हैं। क्या लगता है इस बार आप कम्पीट कर पाएंगे? क्या वो हमसे कम्पीट कर पाएंगे, ये पहले आप उनसे पूछिए। मैं जब उनके पास जाऊंगा तो उनसे भी पूछूंगा। आप अपनी तैयारियों पे कुछ बताएं। हम एकदम तैयार हैं और बहुत अच्छा मूवमेंट चल रहा है और हम लोग बहुमत से आगे बढ़ने वाले हैं, जीत जाएंगे। पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जहाँ तक मुझे पता है, विधानसभा का चुनाव, आपको अच्छे खासे वोट भी मिले थे। इस बार आपके पास सिंबल है, कितना अंतर है दोनों में? बहुत अंतर है और उस टाइम हमारे लोगों से इतना परिचय भी नहीं था, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग हमको और जाने और हमको समझे, और प्रशांत जी ने हमको पिछले चुनाव के आधार पे हमको जनसुराज से मौका दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि डुमरांव को लेकर आपका प्लान क्या है, कैसा डुमरांव देखना चाह रहे हैं? हम एक सुनहरा डुमरांव देखना चाह रहे हैं, एक बदला हुआ डुमरांव देखना चाह रहे हैं। जो हमारे परिवार ने इस क्षेत्र के लिए किया है, आप चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख लीजिए, या फिर आप एजुकेशन के उसमें फील्ड में देख लीजिए, या आप मेडिकल के फील्ड में देख लीजिए, वो सब व्यवस्थाएं डुमरांव में उस समय थी जब बिहार में कुछ भी नहीं था। अब चाहे हम आपको एक बता देते हैं, जब अर्ली 2000 और लेट 1996-98 के बाद जब डुमरांव टेक्सटाइल हम लोग का बंद हुआ, और उसके बाद ही जब जंगल राज थी, उसके बाद पलायन का दौर चालू हुआ, उसके बाद ही गांव अपने आप को और पीछे अपने आप को ले गई। मैं जब यहाँ के युवाओं से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि यहाँ डुमरांव का मुख्य मुद्दा क्या है। मैं सेम सवाल आपसे भी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो डुमरांव का युवा सोचता है, क्या युवा प्रत्याशी भी वही सोचता है? डुमरांव के मुद्दे क्या हैं आपकी नज़रों में? डुमरांव विधानसभा की बात करें तो रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है। ये सारे ओवरऑल तो पूरे बिहार का ही मुद्दा बताया जा रहा है। युवाओं का भी यही मुद्दा है। जब यहाँ के स्टूडेंट्स इतना मेहनत करके पढ़ाई करके टॉपर बन के, जो लड़का जीएसटी इंस्पेक्टर निकाल सकता है डुमरांव से, बिल्कुल, आज वही युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी करने के लिए। कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए एक मेन समस्या यही है कि पढ़ाई कर रहे हैं रात दिन, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। और जब कोई हेल्थ इशू हो जा रहा है तब हम लोग सबको पटना बाहर जाना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम भी इसी चीज़ से जूझ रहे थे।
हम भी अपनी स्कूलिंग बाहर ही किए, जबकि बिहार उस टाइम रह सकता था। ये उस टाइम की युवा की भी सोच थी और आज की युवा की भी वही सोच है कि खुद का अपने एरिया को कैसे डेवलप किया जाए। अच्छा, डुमरांव में 15-20 सालों से मैं भी डुमरांव में आता जाता रहा हूँ, लकीली, और जानता भी हूँ कि यहाँ की समस्या है क्या है। एक समस्या जो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, ट्रैफिक की, उसको लेकर कुछ प्लान है आपके दिमाग में? बिल्कुल, यहाँ पे तो पहले से बाईपास का योजना पास होना था, पता नहीं हुआ है कि नहीं। सबसे पहले बाईपास में ज़रूर काम होगा। और जो आप देख रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग में फ्लाईओवर की बहुत सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। जब ट्रेन लग जाती है तो वहाँ ये भी है कि लंबा जाम, 2 घंटे 3 घंटे तक आप यहाँ फंस सकते हैं। तो सबसे पहले एक ये फ्लाईओवर का भी समस्या है। एक आखिरी सवाल, प्रेडिक्शन ले लेते हैं। जनसुराज 2025 में बिहार चुनाव में कितनी सीटें? बहुमत से जीतेगी जनसुराज, और 243 में से अब 3 सीट माइनस ही कर दीजिए, जो कि अब बीजेपी ने खा लिया है, उतनी सीट आएगी गारंटी के साथ। जनसुराज के प्रत्याशी शिवांग विजय जी से हमने तमाम मुद्दों पे बात की जो भी डुमरांव के मुद्दे होने चाहिए। एक युवा प्रत्याशी हैं, इनकी डुमरांव को लेकर अपनी सोच है, इन्होंने मुझसे बताई। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी। तो चाय पीते पीते डुमरांव की गलियों में हम टहल रहे हैं, जो भी मिल जा रहा है उससे बात करें, क्योंकि बिहार में चुनाव है और डुमरांव की जनता क्या सोच रही है उसके बारे में राय लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन चाय पीते पीते हमें एक बीजेपी के एमएलसी मिल गए, जीवन कुमार जी। वो जेडीयू प्रत्याशी के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और जीवन जी भी चाय पी रहे थे। हमारे चाय कार्यक्रम का नाम भी चुनावी चाय है, तो सोचा कि सवाल कर लिया जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। क्या माहौल है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी का माहौल जो है, हम तो शाहबाद और मगध में हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ के एमएलसी हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो पिछले बार का जो माहौल था उससे बहुत बेहतर माहौल है। इस बार लोगों के मन में है कि बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट का रफ्तार हमको किसी कीमत पर रुकने नहीं देना है। और खासकर जब डुमरांव की बात करते हैं, चूँकि डुमरांव में हम लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय कैसी है? चाय तो बहुत बढ़िया है इसलिए तो यहाँ रुके हैं हम लोग। यहाँ का चाय बहुत फेमस भी है, जान लीजिए। मैं भी डुमरांव में काफ़ी सालों से रहा हूँ, यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। हाँ, तो यहाँ का चाय बड़ा बढ़िया है। तो खासकर डुमरांव की जब हम बात करते हैं, तो डुमरांव में जो अभी शहर के रोड पर जो नली जैसा माहौल हो गया है, तो इससे लोग बहुत चिंतित हैं। यहाँ के व्यवसायी बहुत आक्रोशित हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि ये जो रोड पर नली बह रहा है, नली जैसा माहौल है, नाली जैसा माहौल है, गंदा कीचड़ एकदम पूरा रोड पर चल रहा है, पानी चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। शहरों में रोड कम से कम स्वच्छ होना चाहिए। जैसे और भी आसपास के कई शहर हैं, बक्सर में शहर है, आरा में भी शहर है, तो वहाँ शहरों में रोड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन डुमरांव में इतना गंदा क्यों है? चाय पीते रहिए। आपने पहला सवाल मैंने बीजेपी का कर लिया, चूँकि यहाँ प्रत्याशी जेडीयू से है, तो पूरे एनडीए की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, डुमरांव की जनता एनडीए पर इस बार भरोसा जताएगी? देखिए, हम तो अभी कई जगह से डुमरांव में आए हैं, और यहाँ पर सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं ये देख रहा हूँ कि डुमरांव की जनता में बहुत आक्रोश है यहाँ के विधायक के प्रति, और हर हाल में चाहती है कि यहाँ का विधायक को हटा के हम ऐसा विधायक लाएं जो विधायक हमारा डेवलपमेंट में हमारा साथी बने, डेवलपमेंट का सारथी बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के एमएलसी हैं और यहाँ पे डुमरांव में प्रचार कर रहे हैं अपने जेडीयू प्रत्याशी के लिए। चुनावी चाय की हमारी यात्रा फिलहाल यहाँ रुकती है, समाप्त नहीं हो रही है। इसके बाद हम बीजेपी कैंडिडेट के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे उनसे वो सवाल पूछेंगे। तो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अब चुनावी यात्रा हमारी पहुंच चुकी है जेडीयू कैंडिडेट के पास। राहुल कुमार सिंह जी, जेडीयू ने इनको कैंडिडेट बनाया, एनडीए कैंडिडेट कह सकते हैं। और चाय पीते पीते चुनावी चाय में हम इनसे बात करेंगे। ये कैंपेन करके आ रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं और ये क्षेत्र में घूम के ही कैंपेन करके आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या माहौल है। धन्यवाद। माहौल बहुत अच्छा है, एनडीए के फेवर में है, अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्रेम मिल रहा है, प्यार उमड़ उमड़ के लोगों का नज़र आ रहा है, और इस प्रेम में छुपी हुई अपेक्षाएं हैं जो लोग अपने जनप्रतिनिधि से करते हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, अब वही अपेक्षाएं यहाँ की जनता हमसे कर रही है। चाय पीजिए, बहुत थके होंगे सुबह से, चूँकि आप कैंपेन कर रहे हैं। जेडीयू के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है, मतलब जेडीयू जीतता है यहाँ पे। पिछली बार ब्रेक लग गया था, क्या कारण रहे थे कुछ, अगर आपने आकलन किया होगा, और उस कमियों पे काम कर रहे हैं इस बार जो पिछली बार कमी रहेगी? एनडीए के कई घटक पिछली बार हम साथ में नहीं थे, अब वो सारे घटक साथ में हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट हम पेश कर रहे हैं। पिछली बार जो ब्रेक लगा था वो एक एक्सीडेंट था,
और ये उसी की वजह से यहाँ के जो विधायक हैं वो एक्सीडेंटल विधायक हैं, ठीक है। अब सारे घटक साथ में हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं प्रतिनिधि हूं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का, श्री चिराग पासवान जी का, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और अपने युग पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं इन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और हम एक यूनाइटेड फ्रंट पेश कर रहे हैं और इस बार पिछली बार की सारी कसर निकाल कर जीत कर निकलेंगे। चूँकि मैंने बक्सर में भी बात की, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ जेडीयू के हैं, इस बार युवाओं पे बहुत फोकस किया एनडीए ने, लेकिन बक्सर में भी एक समस्या जो पहले आई थी संगठन के स्तर पर, बाहरी प्रत्याशी जब आता है, बाहरी मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि आप है बिहार से, वो भी बिहार से ही हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप लोगों का कार्यकाल बाहर रहा है अपना जो भी, तो उसमें जब आदमी वापस आता है तो संगठन के स्तर पे वो सहयोग नहीं मिलता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि संगठन के स्तर पे पूरा सहयोग मिल रहा है। क्या आपको संगठन के स्तर पर पूरा सहयोग मिल रहा है? पूरा चुनाव ही संगठन लड़ता है, प्रत्याशी तो एक मुखौटा होता है। प्रत्याशी तो एक मुखौटा होता है, पूरा चुनाव संगठन लड़ता है, संगठन ही चुनाव लड़ रहा है। और ये बाहरी भीतरी का तो एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा सेट करता है विपक्ष। बाहरी कहाँ से? बिहार विधानसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है? बिहार विधानसभा का चुनाव वही लड़ सकता है जो बिहार स्टेट के अंदर वोटर के तौर पे इनरोल्ड है। तो बाहरी कैसे हुआ जब वो वोटर इनरोल्ड है? पॉइंट नंबर 1। और बाहरी कहाँ से? स्टेट से बाहर का तो लड़ ही नहीं सकता, जिले से बाहर, अनुमंडल से बाहर, विधानसभा से बाहर, नगर से बाहर, ये सारी बातें हैं। देखिए, जब हम बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो हम ये पूरा का पूरा एक मुहिम छेड़ते हैं कि भाई हम भारत के वासी हैं, हमारा राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम टू ट्रैवल है, फ्रीडम टू सेटल एनीवेयर इन इंडिया, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट के तहत हम जाके वहाँ दावा करते हैं कि भाई हम भी मुंबई में रहने के उतने ही अधिकारी हैं जितना वहाँ के लोग हैं, हम भी दिल्ली में रहने के उतने ही अधिकारी हैं। तो जब हम बिहार आते हैं और बिहार की पृष्ठभूमि पे चुनाव लड़ते हैं, तो जो कोई व्यक्ति ये बाहरी और भीतरी का झगड़ा खड़ा करता है, दरअसल वो दोहरी मानसिकता का उदाहरण दे रहा है। मैं जनता से कनेक्शन की बात कर लेता हूँ इसी पे, जब बाहरी भीतरी की बात हो रही है, वापस आना कितना चुनौतीपूर्ण होता है जनता से जुड़ने के लिए? पहली बात तो मैं आपकी बात को सिरे से नकार दूं कि मैं वापस आया हूँ। मैं यहीं हूँ भाई, मेरा जन्म यहीं हुआ है, धरौली गांव में, जो डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत आता है। मेरे पिताजी की पहली नौकरी डुमरांव में ही हुई। क्योंकि इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा था, इसलिए मैंने सवाल कर लिया कि स्पष्ट ही हो जाए। एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी पिताजी की पहली नौकरी डुमरांव में लगी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यहीं राजगढ़ के अंदर है। हम यहीं रहते थे, किराए के मकान में ठठेरी बाज़ार में रहा करते थे। प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई। उसके बाद बाबूजी का तबादला बक्सर हो गया, बक्सर ज़िले में, तो हम वहाँ चले गए, मैट्रिक तक की पढ़ाई वहाँ से करी। उसके बाद उस समय, उस ज़माने में अंग्रेज़ी माध्यम के विद्यालय नहीं हुआ करते थे। इसके लिए बाहर जाना पड़ा। इसके लिए हम बनारस चले गए, या बनारस का ऑप्शन था या पटना का था। पटना का माहौल अच्छा नहीं था तो हम बनारस चले गए, बनारस से इंटरमीडिएट किया। ये भी उस समय की सरकार पर एक सवाल है। बिल्कुल सीधा प्रहार है, सीधा प्रहार है, कुठारा घात है। आपको लगता है कि आज का जो बिहार का युवा है वो कंफर्टेबल है पटना में पढ़ने में? हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल है। देखिए, ऐसा है, पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने एक ज़बरदस्त काम किया है। जब हमें सरकार मिली थी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारे पास था क्या? कुछ था यहाँ पे? हमें मिले थे गड्ढे, सड़कों में गड्ढे थे, भाषणों में गड्ढे थे, राशनों में गड्ढे थे, अराजकता का माहौल था, महिला सुरक्षा बिल्कुल लचर थी, अपहरण का बाज़ार गर्म था,
मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, मैंने अपने सामने मर्डर देखा है होते हुए। तो ये तो पृष्ठभूमि थी और यहाँ से हमने सरकार को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने काम करना शुरू किया। तो हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में ज़बरदस्त काम किया, गांव-गांव में बिजली आपूर्ति की, हमने ट्रांसपोर्टेशन में, सड़क बनाने में बहुत ज़बरदस्त काम किया। आप बक्सर में आज हैं, यहाँ से आप चले जाएं अररिया, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण चले जाएं, पूर्वी चंपारण चले जाएं, शिवहर, सीतामढ़ी, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर तक चमचमाती सरसराती सड़कें मिलती हैं। सड़कों को ठीक किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, महिला सशक्तिकरण पे ज़बरदस्त काम किया, पंचायती राज में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन दिया। स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादातर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। डुमरांव की बात की जाए तो यहाँ पे भी एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, रोड डेवलपमेंट की बात की, यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं रोड पे भाई साहब। देखिए, सरकार की तरफ से एक काम होता है और एक स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो एक ऐसी विचारधारा से आते हैं जिसने ये मन बना के रखा हुआ है कि एनडीए का जो भी काम है अच्छा, उसे डुमरांव विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं होने देना है। इसलिए आपको 4 लेन तो चमचमाती हुई दिख जाएगी, लेकिन शहर की सड़क, जैसे ही आप शहर में घुसते हैं यहाँ गड्ढे मिलेंगे, जल भराव की समस्या यहाँ दिखेगी। लोगों ने मुझसे यही बोला, बिल्कुल। कि आप राहुल सिंह जी से बात कीजिएगा तो पूछिएगा जब वो विधायक बनेंगे यहाँ से तो क्या इन चीज़ों पे काम करेंगे। मेरी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्ट्रेट है। पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि डुमरांव का जो बाज़ार है उससे सुंदर और सुदृढ़ किया जाए। ये बहुत बड़ा बाज़ार है, बाज़ार को डिस्टर्ब किए बगैर डुमरांव शहर की ट्रैफिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद जितनी भी सड़कें डुमरांव नगर परिषद में हैं और पंचायत से अनुमंडल को जोड़ने वाली जितनी सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाए, नालियां बनाई जाएं ताकि जल भराव, जल जमाव की समस्या का समाधान हो सके। ये डीडीयूपी के कैमरे पर डुमरांव की जनता से एक वादा है। बिल्कुल है, और दूसरी विधानसभाओं में ये हो रहा है, ये बड़े बेसिक काम है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कुमार सिंह जी हमसे बात करने के लिए। तो चुनावी चाय पर जो हमारी चर्चा हो रही थी, इसमें जेडीयू प्रत्याशी से चर्चा हो रही थी, वो तमाम सवाल पूछे गए जो अभी कुछ देर पहले जनता ने मुझसे पूछा था कि आप जब प्रत्याशी के पास जाइएगा तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। वो सवाल मैंने पूछा और इन्होंने पूरा जवाब भी दिया। तो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारी जो चुनावी चाय की यात्रा है यहीं समाप्त होती है। फिर मुलाकात होगी किसी अगले विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए DD UP।